हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो हम प्रश्न करवा रहे हैं यह प्रश्न बहुत ही सीडीपी का प्रश्न जो कि बहुत ही पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जो है 2 बार सीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। इसलिए हम एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि यही प्रश्न आएंगे। इसलिए जो लोग भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्लास को पूरा देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की जो व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, जिसमें पॉइंट दिया है। पॉइंट 1 है कि छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हों। पॉइंट दूसरा है कि कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में बैठे हैं और शिक्षक स्वयं को छात्रों के सामने रखता है। तो यह पॉइंट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पॉइंट ए मायने रखता है। तो पॉइंट ए किस में सही है? तो ऑप्शन ए में दोनों है। पॉइंट ए जो है ऑप्शन नंबर 3 में सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा केवल मैं नहीं होगा, ओनली आई, यानी ओनली फर्स्ट वाला। यहाँ पर फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ओनली फर्स्ट रहेगा। इस प्रकार से आप चित्र देख सकते हैं कि छात्रों को जो है गोले के रूप में बैठाकर छात्रों को सेंटर में होकर समझाना चाहिए। यह जो प्रक्रिया है यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है बच्चों के लिए। यह जो है एकेडमी के लिए नहीं, या हायर क्लासों के लिए मायने रखती है। तो यह सिद्धांत बच्चों पर उपयोग नहीं होती है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें पॉइंट 1 है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई भी नीति नहीं है। और पॉइंट 2 है कि समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध हो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है यह ज़्यादा तर्क नहीं देता है, और दूसरा पॉइंट है यह ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार से दिखाया गया है, फिगर से भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। और पॉइंट नंबर 2 है कि वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है पहला पॉइंट भी सही है, क्योंकि बच्चों में जो है मानसिक परिपक्वता को जो है बढ़ाता है, और दूसरा जो है वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव भी उस पर प्रभावित करते हैं। इसलिए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों ही सही होंगे। तो यह किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 में सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला और दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, प्रतीकों या फिर मानसिक प्रतिरूपणों का जो है उपयोग करने की क्षमता। पॉइंट दूसरा है, प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में जो है मदद करता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो भी सही होगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक विचार में प्रतीक और मानसिक प्रतिरूपण का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। और दूसरा पॉइंट भी मायने रखता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है जन्म आघात क्या है। तो जन्म आघात क्या है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है जन्म के 2 दिन के भीतर लगी चोट, यह भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है जन्म के समय लगी चोट। ऑप्शन 4 है जन्म के 5 दिन के भीतर लगी चोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म के समय लगी चोट को जो है जन्म आघात कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है लिंग स्थिरता क्या है। तो लिंग स्थिरता में जो पॉइंट 1 देखते हैं कि बच्चे को अपने लिंग के बारे में या जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। पॉइंट 2 है इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। तो इसमें दोनों ही पॉइंट सही हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों ही लिंग स्थिरता के बारे में सही बताते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि क्या जो है शिशु और देखभालकर्ता के बीच जो है पारस्परिक अस्थायी बंधन है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है लगाव, समझौता, प्रतिस्थापन या फिर सजा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा लगाव। लगाव जो है शिशु और देखभालकर्ता के बीच जो है पारस्परिक अस्थायी बंधन है, यानी कि अटैचमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। इसमें पहला पॉइंट है बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं, तो सही बात है। पॉइंट दूसरा है कि मित्रता, सहायता और आत्म सत्यापन का जो एक स्रोत है, तो यह भी पॉइंट सही है। तो बच्चों के लिए जो पॉइंट 1 और दोनों सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का जो है वर्णन करता है। परिपक्वता को वर्णन करता है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें पहला पॉइंट है यह इस प्रक्रिया में जो है आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लग जाते हैं, तो यह जो है गलत होगा। ऑप्शन पॉइंट दूसरा है कि यौवन के दौरान लड़कियों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण शामिल है, तो यह पॉइंट सही है। तो पॉइंट 2 किस में है, तो पॉइंट 2 है ऑप्शन नंबर 2 में सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण युग्म सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही होगा। तो इसमें पॉइंट 1 है कि अदृश्य अनुकरण शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह, तो यह पॉइंट सही है। पॉइंट दूसरा है दृश्य अनुकरण। दृश्य अनुकरण क्या होता है, शरीर के उन हिस्सों की नकल जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे कि पैर और हाथ, तो यह भी सही है, यानी कि यह भी अनुकरण सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करता है, तो यह जो ऑप्शन है वह सही है, पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है कि कुछ नस्लीय और जातीय समूहों के किसी
सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति होती है। तो सुदृढ़ करने की जो प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि पॉइंट नंबर 2 सही नहीं है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा केवल 1। केवल 1 किस में है? वह है ऑप्शन नंबर 1 में सही है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है यह निश्चित करना कि छात्र आज्ञाकारी हो। तो यह ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है कि एक संचालित वातावरण बनाना जो कि सुसंगत और प्रभावी शिक्षण और सीखने का जो है समर्थन करता हो। देखते हैं। ऑप्शन 3 दिया है कि छात्र की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को जो है सीमित करना। ऑप्शन 4 है शिक्षक के हस्तक्षेप की जो है आवश्यकता को कम करना। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक संचालित वातावरण बनाना जो कि सुसंगत और प्रभावी शिक्षण और सीखने को जो है समर्थन करता हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण पूछा है। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 है वर्ष के जो है अंत में प्रशासित एक मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन 2 है अंतिम ग्रेड निर्धारित करने के लिए एक मध्यावधि परीक्षा का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 है समझ का आकलन करने के लिए पाठ के अंत में दी गई एक प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन 4 है एक संचयी अंतिम परीक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समझ का आकलन करने के लिए पाठ के अंत में दी गई एक प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, अगर जो लोग भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को जो है पूरा आप लोग देखा करिए, क्योंकि पूरा देखने से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और अधिकांशतः प्रश्न जो है इसी से संबंधित पूछे जाएंगे, मतलब यही रहेंगे, क्योंकि हम 2 बार सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं और हमें तरीका पता है कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है। तो आप लोग बस रेगुलरिटी बनाए रखिए और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, ब्लूम के वर्गीकरण में किस स्तर के संज्ञानात्मक कौशल में समस्याओं का हल करने या फिर नए विचार बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है याद करना, ऑप्शन नंबर 2 समझ, ऑप्शन 3 लगाना, ऑप्शन 4 सृजन करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सृजन करना। यानी कि ब्लूम के वर्गीकरण में जो है संज्ञानात्मक कौशल की समस्या को हल करने के लिए सृजन, नए विचारों के लिए जो सृजन करना यानी कि क्रिएटिंग जो है वह क्रिएटिंग जानकारी शामिल होता है। जैसे कि हम दिखा देते हैं, जैसे कि रिमेंबर जो है सबसे ऊपर होता है, अंडर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, लेकिन जो क्रिएटिंग है एनालाइज है यह ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यह इसका बेस होता है। फिगर में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, पियाजे की अहम केंद्र वाक्य की अवधारणा सृजनात्मक विकास के किस चरण में सबसे सटीक रूप से देखी जाती है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है संवेदीपरक अवस्था, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री पर्सनलाइजेशन स्टेज।
यानी कि पियाजे के अहम केंद्रवाद की जो धारा जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो है सटीक रूप में देखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन 1 है वह है नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को अपनाना। ऑप्शन 2 है नई जानकारी से निपटने के लिए नई स्कीमा बनाना। ऑप्शन 3 है नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में जो है बिना बदलाव किए एकीकृत करना। ऑप्शन 4 है किसी नई अवधारणा को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए स्कीमा को पुनर्गठित करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा कि पियाजे के आत्मसातीकरण के लिए जो है नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव किए एकत्रित करना, यानी कि इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स विदाउट अल्टरनेटिंग देम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है किस विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, सामाजिक मानदंड और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए जो है उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 है समाजीकरण, आंतरीकरण, आत्मसात और आवास, यानी कि सोशियलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा समाजीकरण, यानी कि सोशियलाइजेशन, यानी कि विकासात्मक अवधारणा के लिए जो बच्चे हैं वह समाजीकरण की जो है से संस्कृति के लिए बहुत ही मायने रखता है, उससे वह ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे जो है समाज से ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है उस घटना के लिए क्या शब्द है जहाँ किशोरों का मानना है कि वे अद्वितीय हैं और उनके अनुभव को कोई और नहीं समझ सकता है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वह व्यक्तिगत कल्पित कहानी, ऑप्शन 2 काल्पनिक दर्शक, ऑप्शन 3 अहंकार केंद्रितवाद, ऑप्शन 4 आत्म प्रभावकारिता, यानी कि पर्सनल फेडेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ एफिशिएंसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्यक्तिगत कल्पित कहानी, यानी कि पर्सनल फेबल, यानी कि किशोरावस्था में जो मानने के लिए अद्वितीय है वह व्यक्तिगत काल्पनिक कहानी है जो उनको प्रभावित नहीं समझ सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है मैरी एंसवर्थ के द्वारा पहचानी गई कौन सी लगाव शैली उन बच्चों की विशेषताएं जो देखभाल करने वाले चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं और उन्हें लौटने पर उन्हें आसानी से आराम नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है सुरक्षित अनुल्लंघन, यानी कि सिक्योर अटैचमेंट, परिहार अनुल्लंघन, यानी कि एवॉइडेंट अटैचमेंट, उभय लिंगी यानी कि प्रतिरोधी लगाव, यानी कि एबिडियंट यानी कि रेजिडेंस अटैचमेंट, ऑप्शन 4 अव्यवस्थित लगाव, यानी कि डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उभयलिंगी, यानी कि प्रतिरोधी लगाव से उन्हें आराम जो है नहीं मिलता है, यानी कि अवॉइडेंट रेजिडेंस अटैचमेंट। आप फिगर में भी देख लेते हैं, फिगर में भी देख लिए, क्योंकि बच्चे को जो है पहले प्यार और दुलार दिया जाता है, फिर अटैचमेंट दिया जाता है, फिर उन्हें जब अलग कर दिया जाता है किसी से तो उन्हें वही अटैचमेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की जो क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है कि सहानुभूति, यानी कि एम्पैथी, सहानुभूति यानी कि सिंपैथी, परोपकारिता यानी कि एल्थ्रोजिज्म,
ऑप्शन 4 अहम केंद्रितवाद यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा एम्पैथी होगा, यानी सहानुभूति, यानी कि एम्पैथी, सिंपैथी नहीं एम्पैथी होता है। इसमें ऑप्शन जो है दोनों गलत दिया है, यहाँ से एम्पैथी होगा, इसका सही आंसर एम्पैथी होगा। आपको हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें। और आप लोग क्लास को जो है पूरा देखा करिए, क्योंकि तभी सीटेट का जो पेपर आप लोग क्लियर कर पाएंगे। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।